हेलो, am I audible? यस सर। तो डाउट किस किस के हैं बेटा? किस टॉपिक के डाउट है? वेक्टर के? यस सर। तो वेक्टर के डाउट तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे आई थिंक। सर असाइनमेंट लेवल 1 2 के हमारे नहीं हुए थे और गेम्स के भी नहीं हुए। असाइनमेंट लेवल 1 2 के जो डाउट्स थे वो जो रिकॉर्डिंग सर शेयर वो देख लिए थे, फिर भी थोड़े बहुत कुछ, आगे के थे, अच्छा एक दो ही थे। कुछ और पेंडिंग है। ठीक है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके। तुम असाइनमेंट लेवल 1 की बात कर रहे हो, राइट? ओके, वेक्टर्स की बात कर रहे हो ना? और किस में लेवल 1 के अलावा और किस में डाउट है? लेवल 1 पहले देख लेते हैं। लेवल 1 में तुम्हारा, तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 13 यस सर। और इसके अलावा 15 20 एंड 26। ठीक है बेटा, देखो फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 13 यही है, देखो 13 क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन को अगर आप रीड करो तो इट इज u वेक्टर इज गिवन एंड a वेक्टर इज गिवन, देन वेक्टर कंपोनेंट ऑफ u ऑर्थोगोनल टू a। तो किसी भी वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछ रहे हैं ऐसा। अगर आप बोलोगे कि ये वेक्टर u वेक्टर है और इस u वेक्टर का इस वेक्टर a के ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट क्या होगा? दिस कंपोनेंट। मान लो इस O है और ये B है और ये A है, तो बी एम perpendicular dropped from B to the line of action of vector A, बी एम है, तो हमें एम बी वेक्टर चाहिए। तो ये तो आपको पता है बेटा, कैसे निकालते थे हम लोग? कैसे? Projection along normal. प्रोजेक्शन अलॉन्ग नॉर्मल कैसे निकालते थे? दो तरीके थे। अगर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना है तो क्लियर मैं बोलूँगा कि एम बी वेक्टर इज एक्चुअली प्लस ओ एम वेक्टर, तो ओ एम प्लस एम बी इज ओ बी। इज क्लियर? और हमें एम बी वेक्टर चाहिए अगर, तो एम बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर तो गिवन है u वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर हमें कैलकुलेट करना। व्हाट इज ओ एम वेक्टर? इट इज द कंपोनेंट ऑफ u अलोंग a। तो इट इज u, सॉरी, u डॉट a कैप, u डॉट a कैप मल्टीप्लाइड बाय a कैप। एग्रीड और नॉट? यस सर। Yes. किसी वेक्टर का किसी गिवन डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने का तो ये तो पता ही है आपको। तो आंसर आ गया बेटा, u डॉट ए कैप क्या आएगा, मतलब u डॉट ए क्या आएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u वेक्टर माइनस u डॉट ए डिवाइडेड बाय मॉड a का स्क्वायर इनटू a। ये तो u वेक्टर लिख दिया मैंने 2i कैप माइनस j कैप सर ये से आगे सोल्व हो जाएगा। 3k कैप। ठीक है, हो गया। u डॉट ए कितना आ रहा है? तो 8
plus 1 15. minus 6. 9 minus 6 is 3 divided by mod a का होल स्क्वायर कितना आ रहा है? तो mod a is actually mod a का होल स्क्वायर, हाँ क्या हुआ? सर +6 कहाँ पर +6 बेटा? सर u डॉट a में u डॉट a is 2 4 जा 8, 8 plus 1 9, 9 अच्छा +6 है, ओके ओके यू करेक्ट, 9 plus 6 15 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 16 plus 1 plus 4 हो गया, into vector a is given as 4 I cap minus j cap plus 2k cap। अब कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये टोटल कितना है? 21 है, तो ये एक्चुअली 3 5 जा 3 7 जा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/7 ऑफ 7 टाइम्स। अब यहाँ देखो तो 7 2 जा 14 I cap minus 20 I cap, तो -6 I cap and -7 j cap and +5 k cap -2 j cap and -21 k cap and -20 -21 -20 4 I cap plus 24 j cap प्लस 2 के कैप ही है ना, और यहाँ नेगेटिव ही है, तो 7 यहाँ पर भी देखो, यहाँ प्लस था, ओहो हो यहाँ प्लस था, 7 3 जा 21, 21 minus 20 is 11। अब देख लो आंसर क्या है, आ गया आंसर? यस सर। तो -1/7 कॉमन ले लो ना, तो ये आ जाएगा 6 I कैप प्लस 2 j ये कैप आएगा। -11 k कैप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे इसके अलावा 13 के बाद अब आ रहे हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या पढ़िए। 15th क्वेश्चन सेज दैट मैग्नीट्यूड क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट अ मिनट। ABC are non-coplanar vectors such that for some scalar xyz xa plus yb plus zc 0। तो ये तो डेफिनेशन है बेटा, इसमें क्या पूछ रहे हो आप, हैं शिवानी? सर थोड़ा डाउट था कि इसमें तो x प्लस मतलब इनकी सम से रिलेटेड कुछ था, डायरेक्ट इनकी वैल्यू से रिलेटेड तो नहीं था शायद। नहीं, पहले समझो क्या है ABC नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। अगर ABC 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ABC डू नॉट लाई इन अ प्लेन, मतलब ABC लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन याद है? लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है इनमें से कोई भी वेक्टर रिमेनिंग दो के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है कि x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b प्लस जेड टाइम्स c इज इक्वल टू 0 will always imply and implied by x is equal to y is equal to z equal to 0। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 का सिर्फ यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि दिस लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिसेस ओनली व्हेन ऑल द स्केलर्स आर 0। फॉर नॉन जीरो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड दिस कैन नॉट बी 0। तो ऑब्वियसली बात है कि तो स्ट्रेट वे है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन तभी 0 होगा सब जब सारे कोएफिशिएंट स्केलर कोएफिशिएंट 0 हो जाए। ये तो स्ट्रेट अवे है, इसमें डाउट क्या था, ये तो सीधे डेफिनेशन है। तो मैं इसको दूसरी चीज से वो कर रही थी कि क्या x प्लस वाई, सो क्या? मेरे माइंड में उस टाइम वो चल रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड वो 0 नहीं होता। नहीं नहीं, वो जब जानते हो, अब चलो जो चल रहा था वो भी मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि XA प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 एंड सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड 0, राइट, तो इसका मतलब होता है कि
उस केस में होता है जब ए बी सी पोजीशन वेक्टर्स हैं. If A, B, C are position vector of points A, B, C such that this is true, तो इसका मतलब होता है कि जो C पॉइंट है वो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को x:y रेशियो में डिवाइड करेगा, y:x रेशियो में डिवाइड करेगा. इसका मतलब है कि ये तीनों कोलिनियर हैं, तो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है. कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, वो चीज आप कंफ्यूज कर गए उसको. ठीक है, तो वो एक अलग केस है, यहां पर वैसा कुछ नहीं है. ओके सर. आगे 15th के बाद अगला क्या डाउट था तुम्हारा? 15th के बाद 20 नो 20 एंड 26. 20 एंड 26 क्वेश्चन देखो, ये 26 है और इधर 20th है. 3 unit vectors A, B, C are such that A plus B plus C 0, then angle between A and B. बोलो इसमें क्या करें? एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालेंगे? तो क्या गिवन है? एक तो गिवन है कि A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू C मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. एग्रीड? अच्छा, और एक बात गिवन है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ C वेक्टर. एग्रीड? यस सर. A डॉट B मिल जाएगा तो A और B के बीच एंगल मिल जाएगा. अब अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा. दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा. एग्रीड कि नहीं? यस सर. इसका मतलब है मॉड ऑफ A प्लस बी 1 आ गया, क्योंकि C A B C यूनिट वेक्टर है तो मॉड C तो 1 होगा, तो मॉड ऑफ माइनस C भी 1 होगा. एग्रीड? यस सर. तो A प्लस बी के मॉड का स्क्वायर भी 1 होगा. यस सर. A प्लस बी मॉड का स्क्वायर क्या होता है? मॉड A का होल स्क्वायर प्लस मॉड B का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B. याद आया? यस सर. A प्लस बी डॉट A प्लस बी इज इक्वल टू 1. मॉड A का होल स्क्वायर 1 है, मॉड B का होल स्क्वायर 1 है, 2 टाइम्स मॉड A डॉट B होता है मॉड A दैट इज 1 इंटू मॉड B दैट इज 1 इंटू एंगल बिटवीन A एंड B इज थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1. तो यहाँ से आया 2 प्लस 1 इंटू 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ. कॉस थीटा माइनस हाफ है तो थीटा क्या होगा बेटा? 2π/3. तो एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 2π/3. ऐसा ऐसा. कोई डाउट? नो सर. इसके बाद 20th के बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 26. 26 क्वेश्चन देख लीजिए. इधर देखो, ABC are 3 non-zero vectors such that their summation is 0. इसका मतलब क्या है? 3 नॉन नल वेक्टर का सम 0 है. इसका मतलब क्या है कि वो ट्रायंगल की साइड्स हैं. ले सकते ना ऐसा? यस सर. ऐसा एज्यूम कर सकते ना ऐसा कि एक वेक्टर ऐसा है, दिस इज वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C. मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है. डेफिनेटली A प्लस B प्लस C 0 है. फिर लैम्डा टाइम्स B क्रॉस A प्लस लैम्डा B क्रॉस A प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इक्वल टू नल. देन लैम्डा इज गिवन बाय what do we understand by
बी अगर आप a प्लस बी प्लस सी 0 जो आ रहा है ना, इसी को 26 की बात कर रहे हो, इसी में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करो, सुटेबल वेक्टर से क्रॉस लो, सोचो सोचो फटाफट सोचो जल्दी से, अपने आप भी सोच सकते हो ना आप। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर 0 वेक्टर दिया हुआ है, एंड इफ आई टेक क्रॉस प्रोडक्ट बाय ए, तो क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा बताओ? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए तो 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी 0। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। यस सर। ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए आ गया, एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसी तरह से आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस सी भी प्रूव कर सकते हो। कर यस सकते सर। हो कैसे? सी से क्रॉस कर लो, तो सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी 0, तो सी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, दैट इज बी क्रॉस सी। तो यू कैन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। अच्छा, ये ऐसे भी देख सकते हो कि आप इसको ए क्रॉस बी क्या है, इसी एरिया, इसी ट्राइंगल का एरिया वेक्टर का डबल है ये, और बी यस सर। क्रॉस से भी इसी ट्राइंगल का डबल एरिया वेक्टर है, और सी क्रॉस से भी इसी का डबल एरिया वेक्टर है, तो डेफिनेटली ये तीनों वेक्टर सेम है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहां पर अगर मैं बी क्रॉस सी को मैं ए क्रॉस बी लिख दूं और सी क्रॉस ए को भी ए क्रॉस, अब देखो ये इन्होंने क्या बोला, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी की जगह हम लिख देंगे प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। इन्होंने बोला ये नल वेक्टर है, गिवन है ये, और ये हम जानते हैं, वो गिवन है और ये जानते हैं कि अगर ये इक्वेशन होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये भी तो गिवन था कि ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से ये हमने डिटरमिन कर लिया और ये गिवन है, तो हमने बी क्रॉस सी की जगह क्या डाल देना है, ए क्रॉस बी, और सी क्रॉस ए की जगह भी क्या डाल देना है, ए क्रॉस बी इक्वल टू नल वेक्टर, और ये लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस ए है। तो यहां से आ गया बेटा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, एग्रीड? यस सर। तो आ गया 2 माइनस लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी 0। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी एंड सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ए बी सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, एंड डेफिनेटली ए बी सी कोलिनियर नहीं है, दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, तो ए क्रॉस बी 0 नहीं हो सकता। तो सिंस ए क्रॉस बी इज नॉन नल, ए क्रॉस बी 0 नहीं है, क्योंकि ए क्रॉस बी 0 कब होगा, ए क्रॉस बी 0 तब होगा जब ए और बी में से कोई एक 0 हो जाए या दोनों पैरेलल हो जाए, ये दोनों में से कोई भी बात ट्रू नहीं है, ना तो ए बी सी कोलिनियर है यस सर। और ना ही ए बी सी में से कोई 0 है। तो ए क्रॉस बी 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है बट फिर भी ये क्वांटिटी नल वेक्टर के इक्वल है, तो वो तभी पॉसिबल है कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए, 2। तो दिस विल इम्प्लाई लैम्डा इक्वल टू 2। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। इसके बाद अगला तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था? 20th हो गया, 26 हो गया, तो सारे नहीं, हाँ। और कोई डाउट तो नहीं बेटे? लेवल 1 में और कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। अब लेवल 2 में डाउट थे, है ना? यस सर।
लेवल 2 के क्वेश्चन, चलो लेवल 2 की शीट यहाँ पर नहीं है तो मैं लेवल 2 के क्वेश्चन सीधे ग्रुप पे अपने डाल रखे होंगे ना। लेवल 2 इस पे है ना अपलोडेड? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो लेवल 2 का आप क्वेश्चन नंबर मेरे को बोलते रहना। 1 मिनट, यहाँ दिख नहीं रही है ये। क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ। फर्स्ट 8 में कौन सा डाउट है? Sir, 8th. 8th क्वेश्चन। ओके, ये बहुत सारा, ये तो फंक्शन का लेवल 2 है। लेवल 2 बेटा दोबारा एक बार फिर से कॉपी करके पेस्ट करो तो उसी ग्रुप में अपने। Okay, sir. I think I got it. Question number 8th. 8th question. एट्थ क्वेश्चन क्या है देखो, ये है वेक्टर असाइनमेंट लेवल 2। Question 8. It says that x minus x vector minus a cap dot x vector plus a cap is equal to 8। ये गिवन है, और गिवन है x dot a cap is 2। ये गिवन है, and then they want angle between x minus a and x plus a। ठीक है, तो हमने बोला लेट द एंगल between x minus a vector, x minus a cap and x plus a vector is equal to theta। एज्यूम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा है तो व्हाट दे आर गिविंग यू एक्चुअली, यहाँ पर क्या दे रहे हैं आपको? यहाँ पर दे रहे हैं मॉड ऑफ x माइनस ए वेक्टर into mod of x plus a vector, a means a cap, into cosine of theta, it is given as 8। This is the first equation। Yes, sir. अब हमें cos थीटा चाहिए, और cos थीटा डिटरमिन करने के लिए हमें ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी फाइंड करनी होगी। मानते हो? अगर Yes, आपको sir. x माइनस ए का मॉड मिल जाए और x प्लस ए कैप का मॉड मिल जाए तो आप आराम से डिटरमिन कर लेंगे। तो इसको डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे वो देखो। मॉड ऑफ x माइनस ए कैप का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है x माइनस ए कैप डॉट x माइनस ए कैप। और ये क्या होता है? मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर इज 1 माइनस 2 टाइम्स x डॉट a कैप। यस और नो? यस सर। और इसमें हमारे पास में क्या है, क्या गिवन है अपने पास में? x डॉट ए गिवन है। x डॉट ए की वैल्यू 2 है। x डॉट ए कैप इज 2,
तो एक्चुअली हमारे पास में आ गया कि दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स का होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखो सिंपली, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया है। दिस इज वन इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन था, ये फोर्थ इक्वेशन आ गया। और एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस ए कैप का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो एक्स प्लस ए कैप डॉट एक्स प्लस ए कैप आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स डॉट ए कैप। तो एक्चुअली इट टर्न आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, चौथा पांचवा, ये सारी बातें आपके पास में है पता, और हमें कॉस थीटा निकालना है। कैसे आएगा जल्दी बोलो। इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। कौन सा? नो सर। फर्स्ट इक्वेशन बेसिकली यहां से हमारा एक इंफॉर्मेशन ये भी आ रहा है, एक्स डॉट एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स, वो तो कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस ए डॉट ए कैप का डॉट ए कैप के साथ इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एग्रीड? हेलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, तो यहाँ से ये दोनों मैग्नीट्यूड आ गए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या है? मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कैप का डॉट क्या है? दिस होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर 9 है, 9 माइनस 3 6, तो मॉड एक्स माइनस ए रूट 6 आ गया, यहाँ से हटा दो रूट 6। ऐसे मॉड एक्स प्लस ए क्या है, यहाँ से जैसे यहाँ से आपने मॉड एक्स माइनस ए निकाला, यहाँ से मॉड एक्स प्लस ए क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर 9 है, 9 5 14, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू बोलो, रूट 14। यस सर। बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया बोलो? ये दोनों इंफॉर्मेशन जो आई उसको यहाँ डाल दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 8 बाय, ये वाला है रूट 6, ये है रूट 14, रूट 6 इंटू रूट 14। क्या आ गया सिंप्लीफाई करके? यहां से 2 बाहर आ जाएगा, यहां से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 2 4 रूट 2, तो 4 बाय रूट 21 आ गया। यस सर। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाय रूट 21। तो योर आंसर इज, आंसर क्या दिया हुआ? सर डी सर, नन ऑफ दीज। हाँ, तो वही इसीलिए नन ऑफ दीज ही आएगा ना, क्योंकि 4 बाई आ रहा है ना, जबकि इसमें 3/21 का रूट, 5/21 का रूट, तो बी डी ही आएगा, डी।
और बोलो। सर 10th। क्वेश्चन नंबर 10। टेंथ क्वेश्चन में area of the parallelogram constructed on the vector A as P plus 2Q, B as 2P plus Q, and P and Q are unit vectors forming an angle 30 degree. ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस नहीं किया गया था? No, sir. क्या किया आपने इसमें? एक पैरेललोग्राम है जिसका ए वेक्टर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? पी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। p और q दोनों यूनिट वेक्टर है, मतलब आपको ये भी दिया हुआ है कि मॉड ऑफ p इज इक्वल टू मॉड ऑफ q एंड बोथ आर 1 and it is also given that p and q, एंगल बिटवीन p and q, p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच का जो एंगल है इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसका मतलब है कि p डॉट q गिवन है बेटा, it is mod of p into mod of q into cos 30. Mod p is 1, mod q is 1, cos 30 is root 3 by 2. और एरिया चाहिए। आई थिंक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया? व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम? सर A cross B. ए क्रॉस बी, हाफ ए क्रॉस, हाँ ए क्रॉस बी, बिल्कुल सही बात है। तो निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे निकालेंगे? 8 plus 5 root 3 upon 2. नहीं नहीं, क्या किया? एरिया इज इक्वल टू, अब बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूं। So modulus A cross B. मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, वेरी गुड। फिर सर इनका सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। 2p प्लस क्यू क्रॉस p प्लस 2q, फिर 2p क्रॉस p 0 हो जाएगा, 4p क्रॉस q प्लस q क्रॉस p, यही आ रहा है। सो इट इज एक्चुअली 3 टाइम्स मॉड p क्रॉस q। फिर क्या किया? मॉड p क्रॉस q कैलकुलेट करना है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? इट इज 3 टाइम्स mod of p into mod of q into sin theta, Yes, sir. and mod p हमें पता ही है क्या है, 1, mod q भी क्या है, 1, और sin theta is sin 30, p और q के बीच का एंगल क्या है, 30 डिग्री, तो sin 30 is half, आंसर इज 3/2। मतलब हमें ऐसा बोलो तो p डॉट q निकालने की भी जरूरत नहीं थी। तो आंसर इसका 3/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो 10th का आंसर ये है, चेक कर लो। यस सर। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा? कौन सा? 16। 16। 15. 15? Yes, sir.
से इसमें वीटी पे अप्लाई किया था, बट फिर मेरा मतलब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। नहीं, आंसर तो बेटा जीरो। पहली बात है, इसके ऑप्शन सब गलत हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी ना, और वेक्टर स्केलर के इक्वल तो हो ही नहीं सकता कभी भी। आंसर तो क्लियर दिख रहा है, आंसर की बात नहीं है। अगर आप 15 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, यही है ना? यस। तो ये हो गया तुम्हारा ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर प्लस बी डॉट ए टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर। तो ए डॉट सी बी, ए डॉट सी बी और ए डॉट सी बी कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ए डॉट बी सी कैंसल्स विद बी डॉट ए सी एंड दिस कैंसिल विद दिस। तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर नल वेक्टर आएगा। इसके ऑप्शन सब गलत हैं। ऑप्शन में पहली बात तो स्केलर होने ही नहीं चाहिए, ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सब जगह मतलब क्वेश्चन वाइज देखें तो डी ऑप्शन, अगर जीरो वेक्टर है तो डी ऑप्शन सही है। क्या आंसर सही है? क्या आंसर दिया होगा? सर डी। हाँ, तो वो जीरो वेक्टर होना चाहिए वहां पर, ये मिसप्रिंट हो गया है। और बोलो। 16। इसमें तो कुछ है नहीं यार। सिक्सटीन में दिया P वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड Q वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। फिर बोल रहे हैं कि A मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड और P मैग्नीट्यूड और Q मैग्नीट्यूड के बीच रिलेशन क्या है। तो बेटा ये तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज मॉड P होल स्क्वायर, इट इज A प्लस B डॉट A प्लस B। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। दोनों साइड मॉड ले लिया, स्क्वायर कर दिया, और राइट साइड को ऐसे लिख दिया। तो इट इज एक्चुअली ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ये मॉड पी स्क्वायर है। एंड सिमिलरली मॉड क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज ए माइनस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर। So it is mod A square plus mod B square minus 2 times A dot B. mod Q का होल स्क्वायर। अब आपको दो इक्वेशन है, ऐड कर दो, ए ऐड 1 एंड 2, तो आ गया mod P होल स्क्वायर प्लस mod Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स mod A होल स्क्वायर प्लस mod B होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं हुआ? यस सर। अब जरा देखो इसका ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाट डज दिस ज्योमेट्रिकली मीन्स? अगर ये एक पैरेललोग्राम का साइड ए है और दूसरा साइड का वेक्टर है बी, तो ओ ए बी सी, ये तुम्हारा डायगोनल है, दिस डायगोनल इज ओ सी एंड दिस डायगोनल इज बी ए, है ना? तो P क्या है? P मॉड P ये है डायगोनल, और मॉड Q ये वाला डायगोनल है।
तो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू ट्वाइस समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड। कुछ समझे आप? क्या प्रूफ किया आपने? यहां पर आपने क्या प्रूफ किया? इन अ पैरेललोग्राम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स is equal to 2 times sum of squares of adjacent sides, या sum of squares of sides, ऐसे बोल दो, sum of squares of sides। ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, चारों साइड के स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? दोनों डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। ऑप्शन 16 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और 15th का डी ऑप्शन विद करेक्शन। करेक्शन क्या है? 0 की जगह 0 वेक्टर है। और इसके अलावा कौन सा डाउट था? जल्दी जल्दी बोलो। 17 17th क्वेश्चन क्या है? A and B are two non-collinear unit vectors. Non-collinear unit vectors such that, तो मतलब है कि A and B linearly independent है, because non-collinear है। दो वेक्टर अगर non-collinear हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं, और 3 वेक्टर अगर नॉन कोप्लेनर हैं तब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। 2 कोलिनियर वेक्टर हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, 3 कोप्लेनर वेक्टर डिपेंडेंट होते हैं। एंड दिया हुआ है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू B/2 वेक्टर। देन द एंगल बिटवीन A एंड B चाहिए, तो इसको लिखो तो क्या आएगा बेटा? डॉट विद फार्दर A.B टाइम्स नियरर वेक्टर A माइनस डॉट विद A.A टाइम्स फार्दर वेक्टर दैट इज B इज इक्वल टू हाफ B। यहां से दो बात क्लियर हुई, एक कि A और B लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए ये 0 होगा। yes sir एंड A.A की वैल्यू क्या होगी? -½ होगी। B का मतलब इसको हाफ इंटू 0 टाइम्स A वेक्टर लिख सकते हो ना। फिर इंडिपेंडेंट वेक्टर के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया तो 0 कंपेयर हुआ A.B से, और A.A कंपेयर हुआ हाफ से। तो यहां से आ गया कि हमें क्या पूछा था? एंगल बिटवीन A एंड B। A is perpendicular to B and magnitude A का होल स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर हाफ B नहीं आना चाहिए बेटा, -½ आना चाहिए, नहीं तो ये ट्रबल आ जाएगा। यहाँ -½ होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी सिचुएशन में। वो करेक्शन कर लो वहां पर बुकलेट में। हाँ, या तो आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन आर इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। अगर यहाँ माइनस है तो इंफॉर्मेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। आंसर क्या दिया हुआ? शायद इसीलिए इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है। yes sir क्या दिया हुआ? सही है और बोलो, समझ में आ गया ना? क्यों मैंने क्यों बोला इंफॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट? Because
हाँ, बिकॉज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जी, इसके बाद कौन सा बोला आपने? 20th। हेलो, यस 20th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो डिस्कस हुआ था, नॉट सेम बट इस तरह का क्वेश्चन तो डिस्कस हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 20th क्या है? ए बी सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ए बी सी आर पेयर वाइज मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी, B is perpendicular to C is perpendicular to A, and magnitude A vector is equal to 1, magnitude B vector is equal to 2, magnitude C vector is equal to 2। इतनी बात दी हुई है। A perpendicular B, B perpendicular C, C perpendicular A यूनिट वेक्टर है, B और C का मैग्नीट्यूड 2 है। बोल रहे हैं A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड बताना, लेंथ वेक्टर, लेंथ ऑफ A प्लस बी प्लस सी मतलब A प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए। आई थिंक ये हो जाएगा। दिस स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी। सो इट इज इक्वल टू A डॉट A मॉड A का होल स्क्वायर प्लस बी डॉट बी मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस सी डॉट सी मॉड सी का होल स्क्वायर प्लस, अब ए डॉट ए के बाद आया ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट सी, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। एग्रीड आर नॉट? यस सर। Yes, sir. तो ये ए बी सी पेयर वाइज परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए जीरो होगा, तो ये तो पूरा जीरो ही हो गया। तो मॉड ए का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1। मॉड बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4। मॉड सी का कितना हो गया? 4। इट इज इक्वल टू 9। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आया? 3। 3। बस ठीक है, यही तो निकालना था। 20th क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? No, sir. और बोलो। और हो गया सर बाकी। ठीक है जी। तो इसका लेवल 3 मिल गया क्या आप लोगों को? अभी नहीं मिला ना? No, sir. चलो ठीक है, तो इसका मैं लेवल 3 आप लोगों को अब शेयर कर दूंगा। और कोई डाउट तो नहीं है? Excuse me, sir. हम्म, Sir, एक concept में थोड़ा doubt है, वो भी बता दो एक बार। बोलो। सर जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं सर, आप मतलब उनकी जो साइड्स का क्रॉस लेते हो उसमें सर आप कुछ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करते हो सर, वो नहीं एक बार समझ में आया था, वो क्या था? एक मिनट फिर से बोलो, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं? ऐसे मान लो, है ना? ऐसे ट्राइंगल है, तो Yes, sir. क्या करने के लिए बोल रहे हो? सर जब साइड्स डिसाइड करते हैं कि इन दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कुछ सर मतलब वो समझ नहीं आता, आप कुछ ड्रॉ करते हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो कुछ समझ नहीं आया था, क्या करते हो आप? देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, बेसिकली एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। Yes, sir. बेस जैसे मान लो ये वेक्टर मान लो ए है और ये वेक्टर मान लो बी है,
अब पोजीशन वेक्टर से निकालना है कि वेक्टर से, ये मतलब अगर मैंने BC वेक्टर को A वेक्टर माना और BA वेक्टर को B वेक्टर माना, तो एरिया जो है इस ट्राइंगल की है हाफ इंटू BC इंटू AM। BC क्या है? हाफ इंटू BC मतलब मॉड A, और AM अगर ये एंगल थीटा है तो AM हो गया ऑल्टीट्यूड मतलब मॉड B साइन थीटा। तो इट इज एक्चुअली A क्रॉस B का मॉड का हाफ। ये एरिया है, एरिया वेक्टर नहीं, दिस इज एरिया। मतलब जब आप A क्रॉस B वेक्टर लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड का आधा ले लेते हैं तो आपको उस ट्रायंगल की एरिया मिल जाती है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स A वेक्टर एंड B वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के इक्वल होता है और डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये तो जानते हो आप। अब सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होती है, तो दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं। दो एरिया वेक्टर मतलब अगर आप ऐसे रोटेट कर रहे हो, ऐसे स्क्रू को, क्योंकि क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन किधर होती है? इट इज अलोंग द मूवमेंट ऑफ राइट हैंडेड स्क्रू रोटेटेड फ्रॉम A टू B। A क्रॉस B क्या होगा? तो A क्रॉस B क्या होगा? तो A से A वेक्टर को B की तरफ रोटेट करो, तो ऐसे रोटेट करोगे तो स्क्रू क्या होगा? ऐसे एक स्क्रू है, उसको आप ऐसे रोटेट करो, ऐसे 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 ना, तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर स्क्रू क्या होता है? ओपन होता है। ओपन होता है मतलब है कि इस सरफेस के इस सरफेस के इस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा ये डायरेक्शन। तो A क्रॉस B की डायरेक्शन इधर होगी। बट अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, ऐसे मतलब मैं B को A से रोटेट करूं तो B क्रॉस A, तो B क्रॉस A की डायरेक्शन अब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। अगर B क्रॉस A बोल रहे हो तो B से A की तरफ रोटेट करना पड़ेगा, तो B क्रॉस A किधर होगा? डाउनवर्ड टू द प्लेन। तो A क्रॉस B जो है या हाफ A क्रॉस B क्या होगा? तो इट इज एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC अपवर्ड नॉर्मल, प्लेन के अपवर्ड नॉर्मल। और अगर B क्रॉस A हाफ करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये भी एरिया वेक्टर ही होगा, एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन डाउनवर्ड नॉर्मल। बस ये फर्क है, क्योंकि कोई भी प्लेन के नॉर्मल तो दो डायरेक्शन होती है ना, अपवर्ड ऑन टू द प्लेन एंड इनटू द प्लेन। जैसे आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू, मतलब सरफेस से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है या वो अंदर की तरफ जा रही है, तो वो एक A क्रॉस B होगा तो एक B क्रॉस होगा। जैसे A क्रॉस B जो है बाहर निकलती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द सरफेस, और B क्रॉस A इनवर्ड होगी। तो वहीं पर यूज भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी, इसी सब में एरिया वेक्टर का यूज होता है। अभी क्लियर हुआ कि कुछ और पूछ रहे थे आप? सर यही था बस। अभी क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर मतलब ऐसे हो गया। देखो ऐसे अगर मैं B वेक्टर की तरफ ले जा रहा हूं इसे, तो B करके ऐसे रोटेट करो ना, ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो थंब जो है बताएगा क्या? डायरेक्शन। ये तो लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड रूल लेना है, राइट हैंड लेना है और A से B की तरफ करोगे, A से B की तरफ तो अपवर्ड, और जब B से A की तरफ करोगे इट विल गेट डाउनवर्ड। तो B क्रॉस A डाउन टू द प्लेन है, A क्रॉस B अपवर्ड टू द प्लेन है।
मतलब एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है ना? तो आउटवर्ड नॉर्मल इज ए क्रॉस बी, आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस, और बी क्रॉस से क्या है? इनवर्ड नॉर्मल के अलाउंग है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नो सर। ठीक है, और बोलो, एनीथिंग एल्स? तो कैन वी क्लोज द कॉल? सर नेक्स्ट टाइम गेम के ले ले डाउट्स। हाँ जी, ले लेना। आप गेम के क्वेश्चन शेयर कर दो, जितने भी क्वेश्चन है गेम वाइज क्वेश्चन नंबर शेयर कर दो और देख लेंगे उसको, किसी भी समय ले लेंगे। ओके ठीक है, सर। ठीक है, सारे शेयर कर दो, गेम नंबर डाल करके, क्वेश्चन नंबर डाल करके शेयर कर दो। सर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होएगी अब? ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी बेटा, एक्चुअली मैं 27 से 1 तक मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो उस समय उसके बाद जैसे मैं आऊँगा ना वैसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन। सर तब तक ऑनलाइन ही है? हाँ, तब तक ऑनलाइन नहीं, उस बीच में आपकी क्लास भी शायद नहीं होगी, कुछ दो क्लासेस आपकी शायद नहीं होंगी, तो वो शेड्यूल देखना वगैरह पड़ेगा। भी चेंज होगा ना सर? हाँ, क्या बोल रहे हो? शेड्यूल वगैरह भी चेंज होगा ना सर क्लासेस? शेड्यूल चेंज होगा नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखो क्लासेस, ये जो आपका शेड्यूल है ना, ये 3 days का, ये तो चलता रहेगा। ओके। क्योंकि देखो उस आपको सिलेबस अगर टाइमली खत्म करना है ना, तो ये जो 4 दिन आपकी क्लासेस चल रही है ना सारी, वो चलने दो ऐसे ही। यस सर। ठीक है, 2 दिन ऑफलाइन वहां पर, जहां पर आएंगे तो 2 दिन ऑफलाइन कर लो, उस समय जब 2 दिन मैं वहां रहूंगा तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। अब देखो कॉन्सेप्ट तो मुझे बताना ही होता है, और कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ये ऑनलाइन आराम से समझ में नहीं आ जाता आपको। अगर कोई थोड़ी बहुत बात कम समझ में आई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आप पूछ ही लोगे उसको, है ना? तो ये 3-4 क्लासेस का जो शेड्यूल है, हो सकता है 4 के बजाय वो 3 करनी पड़े, बट मैं तो चाहता हूँ 4 ही रहे, सो दैट सिलेबस थोड़ा पहले खत्म कर दिया जाए। तो ये स्केड्यूल को ना छेड़ेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, और 2 दिन जब मैं वहां आऊंगा तो 1.5-1.5 घंटे की जो आपकी क्लास लगती है, उस क्लास को जो है पूरा प्रैक्टिस क्लास कर लेंगे, उसमें बैठ करके साथ में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, जो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है वो वहां पूछ लो, अगर चाहोगे तो कोई एडिशनल चीज उसमें बढ़ा देंगे और भी। ओके। मतलब मैं, मेरे हिसाब से अगर मेरा सजेशन लो तो मैं चाहूंगा कि ऐसा करो, बाकी तुम लोग की मर्जी, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। ओके सर। क्या लगता है तुम लोग को? फिर वैसे सिलेबस वगैरह तो ऑनलाइन होते ठीक है सर, मतलब कि फिर डाउट्स होंगे वो ले ला करेंगे सर। हाँ, वही वही मैं फिर बोल सर रहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर वगैरह भी डिस्कस कर सकते डिस्कस हो जाएंगे। और दूसरी बात होती है देखो कि कभी भी जो पर्सनल जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है वहां पर डाउट्स ही पूछने के लिए फिजिकली टीचर सामने चाहिए होता है, क्योंकि अगर अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से एलेबोरेट हो रहा है तो क्वेश्चन में क्या होता है कि आप कुछ बोल रहे हो, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कम से कम वहां देख सकते हैं हम आपको ना, आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या चल रहा है, ऐसा सारे बच्चों का। और जो जब कॉन्सेप्ट पढ़ना सीखना है तो उसमें तो स्ट्रेट अवे मतलब 1 वे डिलीवरी होती मोस्टली कॉन्सेप्ट बताते समय। मैं बता रहा हूँ कहीं पर तुम लोग को दिक्कत आएगी, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट पर आपको ओपिनियन लेता ही हूँ, अगर कहीं पर दिक्कत आती है, आपने दोबारा बोला तो फिर से रिपीट कर दिया, फिर से समझा दिया, इसके बावजूद भी अगर हेयर एंड देयर कुछ बातें बच गई तो वहां तो हम आ ही रहे हैं, तो वहां डिस्कस हो जाएगा। तो कम से कम इसका एडवांटेज लो कि ये चार चार जो आपके क्लासेस चल रही है ऐसे ही चलती रहे, तो उसमें आपका आराम से जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा, और वहां पर 2 दिन आएंगे तो उसमें आराम से अच्छे से डिटेल में जो है प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा प्रॉब्लम्स का। हैं। ओके सर। ठीक। और अगर सिलेबस सर आप यही कराओगे फिर कैसे बैठेगा सिस्टम? क्या 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 सिलेबस क्या? अगर आप सिलेबस भी क्लासेस में कराओगे? नहीं, अगर सिलेबस क्लास में कराएंगे तो बैठने का कुछ नहीं है, फिर जब मतलब कि उसमें सिलेबस लेट होगा, अभी नहीं खत्म होगा। जैसे अगर अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक सिलेबस, अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म कर दें, यस सर। राइट? तो अक्टूबर के बजाय हो सकता है दिसंबर चला जाए, दिसंबर एंड तक चला जाए सिलेबस। तो जब सिलेबस लेट से खत्म होगा तो उस केस में आपका रिवीजन अगर कुछ करना है, मान लो +1 का कोई टॉपिक रिवाइज करना है,
वो सब पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ पाओगे, और वैसे भी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज सच डायरेक्टली नहीं आता है। मोरली ठीक है, मेरे को पता है कि अगर रैंक अच्छी निकालनी है तो जहाँ जहाँ पर 11th में आपको दिक्कत होगी उसको मुझे कराना ही पड़ेगा, तो वो सब वो एडवांटेज है अगर हम लोग सिलेबस पहले कर लेंगे तो। सर नवंबर पेपर भी है KVPI वगैरह और इंडिया, हाँ हाँ वो तो है ही। तो सर उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ इससे वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नवंबर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि टारगेट करो कि अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म कर लिया जाए। ओके सर। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते कॉल को, राइट? ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय थैंक यू सर। बाय।